We have first class on financial derivatives, and I am Dr. Muhammad Mubashir Hussain and PhD in finance from Jamia Millia Islamia University. And my core area is finance, especially I did PhD in derivative market. Okay, my topic was futures, options, and other derivative and their relationship. So, can you tell me how you define the risk? रिस्क को कैसे डिफाइन करेंगे आप? Uncertainty. Okay, okay. So we have two extremes. One extreme is known as certainty. Second extreme is right. So, and risk lies in between these two. Certainty means you have 100% surety about anything, or you can say the probability is 1, correct? Do you have idea what is probability? Okay, probability lie between 0 to 1, correct? So uncertainty means 0%, 0 probability. Risk is in between 0 and 1. Okay, so you cannot define only risk as uncertainty. Uncertainty means you have all risk, you have no probability about the risk. Risk means the deviation from expected value or expected return to the actual value. एक्चुअल वैल्यू से आपका जो एक्चुअल आपने रिसीव किया है उससे आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कितना डेविएशन है, ठीक है? एंड दिस डेविएशन इज मिटिगेटेड बाय वेरियस टेक्निक्स, ठीक है? सो वी हैव different types of risk. One risk is known as systematic risk, another one is unsystematic risk. What is systematic risk? कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. मुझे इससे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, ठीक है? हाँ, तो द रिस्क you cannot avoid, ठीक है? The risk you can't avoid, that is systematic risk. Unsystematic risk you can avoid it. So how you avoid these risk? कैसे avoid करते हो? Okay, you can avoid the unsystematic risk by using diversification. Right? Diversification means हाँ, you have a portfolio of stocks. I was talking about the financial market. Portfolio of commodity, है ना? Diversification means never put all the eggs in one basket. ठीक है? So your risk can be managed. ठीक है? And how you manage the systematic risk? Systematic risk can be managed or not? How? Yes. Now here we have scope of the derivatives market. We can use the derivative to avoid the systematic risk. You can easily avoid the systematic risk by using derivatives. ये आपका डेरिवेटिव्स है, ये यूज़ करके आप कर सकते हैं, ठीक है? कैन यू डिफाइन मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड डेरिवेटिव्स? देयर इज इंटरलिंकेज. हाउ यू डिफाइन द इंश्योरेंस? व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस में क्या क्या होता है? ओके, सो इंश्योरेंस में 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती है.
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज यू नीड टू पे द प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग यू नीड टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ लॉस एंड योर कंपनसेशन विल बी ऑलवेज लेस देन योर लॉस। ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। So insurance avoid event risk. What is event risk? Event risk having low loss but high probability of that loss. ठीक है, लो लॉस या हाई लॉस क्या कह सकते हैं आप। इवेंट जब भी होता है तो हाई लॉस होता है आपको ना। इंश्योरेंस आप लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो लॉस होगा आपको, आप तो लेते हैं कि ना हो, लेकिन अगर हुआ तो आपको उसके लिए कंपनसेशन मिलेगा। दैट मीन्स हेवी लॉस बट लो प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं इसको। तो इवेंट रिस्क कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द इंश्योरेंस, हेवी लॉस बट लो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अगर आप डेरिवेटिव कहेंगे ये क्या कहलाएगा आपको, लो लॉस विथ हाई प्रोबेबिलिटी। छोटे छोटे स्मॉल लॉसेस होते हैं आपको, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। या आप डेरिवेटिव के ना लिख करके इसको लिख सकते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, इवेंट रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। लो लॉस बट हाई प्रोबेबिलिटी, हाई लॉस बट लो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो डेरिवेटिव इज सिमिलर टू, कुछ लग रहा है ना, सिमिलर टू द इंश्योरेंस। इसमें भी यू नीड टू पे सम अमाउंट, एटलीस्ट मार्जिन देना पड़ सकता है आपको, यू नीड टू पे सम प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। एंड बट यू डू नॉट वांट टू टेक द पिक्चर ऑफ दैट इवेंट। इसको कह सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट लॉसेज आर इममटेरियल, इममटेरियल, ठीक है। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट कैन अवॉइड द सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। डेरिवेटिव्स इज how you define the derivatives? Derivatives are the product whose value is depend upon some underlying assets. प्रोडक्ट होता है वो, ठीक है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी और अंडरलाइंग असेट्स पे, एंड दैट्स असेट्स आर एनीथिंग, फिनेंशियल असेट्स एज वेल एज नॉन फिनेंशियल असेट्स, ठीक है। सो अभी जो है डेरिवेटिव आपका सारी चीज़ों पे है। डेरिवेटिव इज ऑन स्टॉक, ऑन इंडेक्स और ऑन वेदर, ठीक है, वेदर डेरिवेटिव भी है। क्रेडिट डेरिवेटिव इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स आर ऑल्सो, कमोडिटी मीन्स एवरीथिंग, एनर्जी, मेटल्स, कमोडिटीज, ज्वार, बाजरा, वीट, एवरीथिंग, ओके। सो derivatives is first evaluation of derivatives come due to risk management, risk management के लिए आया था ये, and it started with first hedging of the derivatives, hedging technique। what is hedging? हाँ जी, minimize, hedge means to minimize the risk or sometimes eliminate the risk, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव आया, दिस वाज फर्स्ट टूल टू मिनिमाइज और एलिमिनेट द रिस्क। इट वाज स्टार्टेड अर्लियर 1970 इन यूएस, है ना, एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 2000,
ठीक है, बाय एलसी गुप्ता कमेटी, रिकमेंडेशन बाय द एलसी गुप्ता कमेटी. डेरिवेटिव ट्रेडिंग. तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स आर टूल्स used for mitigation of risk, and there are three types of risk available. Do you have idea what is business risk? क्या होता है बिजनेस रिस्क? रिस्क ड्यू टू सम बिजनेस ऑपरेशन. ओके, so mainly derivatives business risk consist of three types of risk. One is price risk, second is exchange rate, third one is क्लियर. इन्फ्लेशन रिस्क वो भी है. दे आर द मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, बट बेसिकली इन डेरिवेटिव वी नीड टू एलिमिनेट और हेज दीज थ्री रिस्क. ठीक है, सो मेनी रिस्क आर अवेलेबल ना, बहुत सारे रिस्क हैं. इन्फ्लेशन है, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, हाँ, वो सारे रिस्क अवेलेबल हैं. बट business risk due to derivatives is the. What is price risk? Okay. और ओके, तो नॉर्मली प्राइस रिस्क हैपन इन द सिक्योरिटी मार्केट. मार्केट में होता है आपके सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में. ओके, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द प्राइस. और ये प्राइस डिक्रीज क्यों होता है या इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू लेस और मोर लिक्विडिटी, है ना. व्हेन लेस बायर्स आर अवेलेबल, मार्केट इज प्राइस कम हो जाएगा. ओके, तो दीज आर द प्राइस रिस्क. फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, इसको हम आगे क्या सकते हैं? वोलाटिलिटी भी कह सकते हैं, है ना. हाँ जी, प्राइस रिस्क इज ड्यू टू द वोलाटिलिटी, चेंज इन द प्राइस. ओके, वोलाटिलिटी इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय रिस्क. आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ये वोलाटिलिटी होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन या आपका वेरिएंस, है ना. आप वेरिएंस निकालते हैं ना. व्हाट इज, हाउ यू डिफाइन द वेरिएंस? डिफाइन. Variability from what? Variability in terms of stock or price, variability from the mean return. Variability from the mean return. मीन से जो है डेविएशन जो है वो आपका कौन करता है? वेरिएंस करता है. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, है ना. तो इट इज कैप्चर्ड बाय द वोलाटिलिटी. इन फिनांस इट इज नोन एज वोलाटिलिटी. तो ये प्राइस की वजह से ही है ना. रिटर्न कैसे निकालते हैं? रिटर्न इज द लॉग डिफरेंस ऑफ द प्राइस. प्राइस इज स्टोकेस्टिक इन नेचर. स्टोकेस्टिक मतलब कंटिन्यूसली रैंडम. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द प्राइस. आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, इसीलिए आप डेरिवेटिव यूज करने जा रहे हो फॉर हेज, हेज के लिए करने जा रहे हो, ठीक है, या कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए जा रहे हो, फॉर स्पेकुलेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है. तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट तो नहीं कर पा रहे हो, बट रिस्क को मिनिमाइज करने जा रहे हो कि मेरी जो कैपेबिलिटी है रिस्क का, ठीक है. तो प्राइस रिस्क में आपका बोला प्राइस रिस्क आ गया. सो क्या, कैसे आप रिस्क को मिनिमाइज करते हो? यू ट्रांसफर द रिस्क फ्रॉम यू टू अनदर पर्सन हु आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट रिस्क.
आपने सिक्योरिटी मार्केट पढ़ लिया है, सिक्योरिटी मार्केट एंड पोर्टफोलियो, है ना। सो उसमें एक होता है रिस्क अवर्जन पीपल और एक रिस्क सीकर। क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, जो रिस्क लेना, हाँ, रिस्क टेकर यू कैन से, है ना। तो दो तरह के लोग हो गए। तो जो रिस्क अवर्जन है, जो रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो कैसे कर सकता है? दे कैन ट्रांसफर देयर रिस्क टू द रिस्क सीकर। समझ रहे हो? गेट माय पॉइंट? ठीक है। तो वो ट्रांसफरिंग से आपका रिस्क को मैनेज किया जाता है, बाय ट्रांसफरिंग द रिस्क, ठीक है, टू द फ्रॉम द पीपल टू द पीपल हु आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट रिस्क। उसके बाद आपका एक्सचेंज रेट रिस्क है, फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट भी रिस्क है आपका, दैट्स वाई यू स्टडी द इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट रिस्क कम्स अंडर द करेंसी डेरिवेटिव्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, हाउ यू डिफाइन द इंटरेस्ट रेट? क्या जी? हाँ, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंटरेस्ट रेट? क्या नाम है उसका? रेपो रेट, करेक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज करंट रेपो रेट ऑफ इंडिया? 4%. It was 4% 2 years back. Current it is 6.5%. It was stagnant since 2023. एक साल से वो सेम रेट पे है, रेट कट की बात हो रही है, ठीक है ना। सो व्हाट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट? What is the impact of interest rate fluctuation on the economy? अच्छा, तो आपका बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से आपका जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो एवरीबॉडी इन्वेस्टर्स के लिए सेफ हेवन हो जाता है आपका बॉन्ड मार्केट। ओके, आपका इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड मार्केट और द एफडी और द सिक्योर मार्केट। तो इट इज़ अपोजिट रिएक्शन टू द स्टॉक मार्केट। इंटरेस्ट रेट जब भी इंक्रीज होगा तो उससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई विल डिक्रीज एंड जनरली स्टॉक मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, बेरिश हो जाता है इंटरेस्ट रेट। और जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो एवरीबडी वांट्स टू इंक्रीज देयर रिटर्न। तो क्या करता है, रिटर्न सबसे अच्छा कहाँ मिलता है? इक्विटी मार्केट में। तो इंटरेस्ट रेट इज कैलकुलेटेड बाय रेपो रेट्स कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे रेट्स हैं, जैसे आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना, बॉन्ड्स हैं, दीज आर द इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड दिस इज ऑल्सो मिटिगेटेड बाय यूजिंग द फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। ठीक है, generally we have 3 types of participant available in the derivative markets. What are the name of these 3? ठीक है, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर्स। कौन कौन से हो गए?
hedgers, speculators and arbitragers. ठीक है. What is the real role of these three participants? What is the role of hedgers? ठीक है. हाँ, तो hedgers are basically transfer their risk who willing to take the risk, okay, to minimize their risk or eliminate their risk. ठीक है. This is the important property of derivative trading. ठीक है. You can take any example. Take example of a farmer. Okay. Farmer जो है क्या करना चाहता है? Sell their crops and their risk is decrease of price goes down. Risk यही है ना, in future at the time of harvesting price कम ना हो जाए. ठीक है. and buyers who are willing to buy, उसका क्या रिस्क होगा? प्राइस हाई, प्राइस ज़्यादा ना हो जाए. तो दे हैव एग्रीमेंट टू बाय और सेल देयर गुड्स. सिंपल है. ठीक है. सो वो क्या करते हैं? दे मिनिमाइज देयर रिस्क, दे मिनिमाइज देयर रिस्क बाय टेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स. अभी सिर्फ डेरिवेटिव्स की बात हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्पेकुलेटर्स. स्पेकुलेटर्स आर द ट्रेडर्स who are willing to take more risk at for more returns. उनको क्या चाहिए? ज़्यादा रिटर्न चाहिए. तो दे आर रिस्क टेकर्स. दे हैव स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस मूवमेंट. ठीक है. उनको पता चलता है कहीं से कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. एक्सपेक्ट करते हैं कहीं से, अब वो अंदाज़ा लगाते हैं या कहीं से न्यूज़ लेकर के आते हैं. तो दे बेट ऑन द मार्केट. दे बेट ऑन द मार्केट. वो समझ रहे हैं ना, सट्टा जैसे लगाते हैं ना क्या. दे बेट ऑन द मार्केट और टू अर्न द मोर प्रॉफिट एंड टेकिंग द मोर रिस्क. तो ड्यू टू दीज स्पेकुलेटर्स लिक्विडिटी आर मेंटेन. ठीक है. डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स आर वेरी यूजफुल टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट. जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उतना बायर सेलर्स अवेलेबल होंगे ना. तो इम्पॉर्टेंट है. स्पेकुलेटर्स आर इंक्रीज द लिक्विडिटी. ठीक है. तो स्पेकुलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द लिक्विडिटी. इनकी वजह से ही मार्केट जो है वो चल रहा है. ठीक है. इसलिए डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है पढ़ना. ठीक है. लास्ट वन है आर्बिट्रेजर्स. व्हाट इज आर्बिट्राज? कैसे? एग्जाम्पल. हाँ, करेक्ट. सो यू कैन डिफाइन आर्बिट्रेज आर simultaneously buying and selling of same or similar commodity or stocks in two different market to earn the riskless profit. उनका प्रॉफिट जो है रिस्कलेस होता है. दे कैपिटलाइज ऑन डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द प्राइजेज इन टू डिफरेंट मार्केट. वो डिस्क्रिपेंसी का जो है फ़ायदा उठाते हैं. तो नॉर्मली आर्बिट्रेजर्स आर नेवर यूज देयर ओन मनी. They borrow the money, buy or sell the stock or commodity in the market and earn the profit and return back the borrow money. ठीक है. तो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं that are necessary to increase the liquidity in the markets. तो derivatives are the product whose value is depend upon some underlying assets. And assets can be commodity, finance या financial market, stocks, indices, anything. ठीक है. Now
Thank you. Now move on. Different types of derivative contracts. कुछ पूछना है डेरिवेटिव तक, रिस्क के बारे में? ठीक है, हाँ जी। जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसे थिंकिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, एज अ स्टूडेंट पढ़े या एज अ कोई पर्टिकुलर टाइप का पर्सन, जैसे ट्रेडिंग कर रहा हो या कुछ और, वैसा स्टडी कैसे करना चाहिए? आप स्टडी ऐसे कीजिए कि आप एज ए फिनेंशियल एनालिस्ट हैं, ठीक है, आपको एनालाइज करना है मार्केट को, आपको एनालाइज करना है कि ये डेरिवेटिव्स को हम कैसे यूटिलाइज करें आगे अपने करियर के लिए, ठीक है। तो थियोरेटिकल जानोगे आप और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी आपको करा सकते हैं इसमें, ठीक है, तो आपको टोटल आइडिया हो जाएगा। तो आई विल ट्राई टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल बाय यूजिंग माय ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे बाय सेल करते हैं, ठीक है। ठीक है, जनरली बताऊं आपको कि स्टॉक में जो ट्रेड करते हैं दे आर यूज फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, ठीक है, इन्वेस्टर कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक वाले। जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स आर यूज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम होता है, उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ट्रेडर्स बनने के लिए अच्छा स्किल चाहिए, ठीक है, टाइम इनफ टाइम चाहिए आपको, ठीक है, और मनी भी चाहिए आपको, बिकॉज इट वर्क्स ऑन हाई लिवरेज एज वेल एज हाई रिस्क, ठीक है। तो आप उसे सब पहले समझ लें इसको आप, फिर आप कोशिश भी कर सकते हैं, इसको ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो आपकी हिस्ट्री है डेरिवेटिव ट्रेडिंग की और जो इसके बारे में कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि 10 में से 8 या 9 इन एवरी 10 इन्वेस्टर या 10 ट्रेडर्स 8 और 9 ट्रेडर्स आर इन लॉस। 10 में से 8 या 9 लॉस में ही जाते हैं, ठीक है। आप कहीं भी आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रेडिंग है आपका फिनेंशियल मार्केट इज ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम समझते ही आप लोग हैं, क्वांट में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। वन लॉस इज अनदर प्रॉफिट, एक को लॉस होता है दूसरे को प्रॉफिट होता है। एंड यू यूज़ योर माइंड, योर कैलकुलेशन। तो इसके लिए जैसे आर्बिट्रेज है, ये आर्बिट्रेज होता है काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, इट लास्ट अप टू 15 to 30 मिनट्स एंड इट रिक्वायर्स algorithm trading, it requires good computer, fast internet। नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे, सोचते सोचते ही एग्जीक्यूट हो जाता है, बिलियन सेकंड में एग्जीक्यूशन होता है आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट का। आपने मान लो प्राइस सेलेक्ट किया 20.2, होते होते वो 20.3 हो सकता है या कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं। इसीलिए देखिए आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, ये सारे ऑर्डर्स पढ़ा आप लोगों ने? ये स्टॉक मार्केट पढ़ा है? स्टॉक मार्केट, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे, निफ्टी 50 कैसे बना? अच्छा, ये फिनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ा आपने? उसमें स्टॉक मार्केट्स तो होगा ना। दे आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट। उसमें स्टॉक मार्केट आता है, फिनेंशियल मार्केट्स आता है, इक्विटी मार्केट आता है, डेरिवेटिव आता है। इक्विटी में निफ्टी 50 सेंसेक्स, हाउ यू डिफाइन द निफ्टी 50 क्यों कहते हैं इसको? हाँ, दे वर्क ऑन विच टाइप ऑफ वर्क? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट सब नहीं पढ़ा? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किनको इंक्लूड करते हैं? नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जनरली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि उसमें से जो प्रोमोटर्स होते हैं, है ना, उनके जो है एक्सक्लूड कर देते हैं शेयर्स को। जो फ्री फ्लोट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है मार्केट में, प्रोमोटर्स के शेयर नहीं होते हैं ना, इसलिए फ्री फ्लोट कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी स्टॉक। वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस मल्टीप्लाई बाय देयर क्वांटिटी, क्वांटिटी अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग। इस तरीके से उसका वैल्यूएशन निकालते हैं। वैल्यूएशन नहीं पढ़ा होगा आपने ना, ये सब ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो
हाँ जी, तो डेरिवेटिव्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। बताइए, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट, क्या हो सकता है? या इसको कह सकते हैं आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांटेज आपका प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ द प्राइस। जनरली फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं ना, बट चाहते हैं प्रिडिक्शन करना, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स यूज टू फॉर प्राइस डिस्कवरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्कवरी? मीन्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इन द मार्केट। बेसिकली जो प्राइस होता है वो क्या होता है? न्यूज़ होता है, न्यूज़ फ्लो होता है ना, बैड न्यूज़, वेदर इट इज़ बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़, न्यूज़ की वजह से ही प्राइस में चेंज आता है। किसी से भी आप पता कर लीजिए, जो कुछ न्यूज़ आती है उसी की वजह से चेंज आती है ना। अच्छा न्यूज़ आ गया कुछ कि फिर से सेम गवर्नमेंट आ गई आपके यहाँ, तो अच्छा न्यूज़ भी अगर अच्छा माना जाता है, इट इज़ एक्सपेक्टेशन अबाउट द गवर्नमेंट। अगर एक्सपेक्टेशन है कि वही गवर्नमेंट आ जाए तो वो अच्छी न्यूज़ मानी जाएगी, एक्सपेक्टेशन है वो गवर्नमेंट हट जाए तो वो अच्छी। तो प्राइस डिस्कवरी मीन्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेटेस्ट न्यूज़ इन द मार्केट या इन द प्राइस ऑफ द मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक्स। तो द मार्केट विच ऑब्जर्व दिस न्यूज़ क्विकली, सबसे पहले जो करेगा दैट मार्केट विल बी योर लीडिंग मार्केट हो जाएगा। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लीड लैग मार्केट। लीड लैग रिलेशनशिप ऑफ markets, the market which take the risk, take the information and incorporate the information quickly and observe it, that market is known as leading market. And the market which observe later on, that market is lag market. तो ये बेनिफिट किसको जाता है लीड का? डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव्स आर लीडिंग मार्केट इन द स्टॉक, ठीक है। और कंपेयर इसका किससे करते हैं? स्पॉट मार्केट से। किससे करते हैं? स्पॉट मार्केट। आपने पढ़ा होगा ना, कैपिटल मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक होता है इक्विटी, सो कहते हैं स्पॉट मार्केट। सेकंड वन इज FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। क्योंकि हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में ये दो ही ट्रेड होता है बस, हमें बहुत सारा पढ़ना है लेकिन ट्रेड सिर्फ दो होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड इज नोन एज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, नॉट फ्यूचर, फ्यूचर्स एस, ऑप्शन वो ऑप्शन नहीं, ऑप्शंस, ठीक है। सो स्पॉट मार्केट किसे कहते हैं? बताइए। स्पॉट मार्केट इज ऑन द स्पॉट। सही है, हाँ ठीक कह रहे हैं, सही है। अच्छा, तो स्पॉट मार्केट इज द मार्केट फॉर इमीडिएट डिलीवरी, ठीक है।
इमीडिएट डिलीवरी के लिए आप करते हैं, ठीक है, जिसमें आप जिसको नॉर्मली इमीडिएट डिलीवरी कहते हैं, बट द डिलीवरी टाइम इज अकॉर्डिंग टू आवर स्टॉक मार्केट इज T+1 days. T is the transaction day या trading day, 1 is the extra working day. Earlier it was T+2 था, T+0 पे बात हो रही है T के लिए, ठीक है। तो स्पॉट मार्केट को हम इमीडिएट डिलीवरी के लिए कहते हैं। वेदर यू गो फॉर द इंट्राडे में डिलीवरी नहीं होती, इंट्राडे में सेम डे क्लोजिंग हो जाती है, बाई एंड सेल सेम डे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं CNC मार्केट, कैश एंड कैरी, ठीक है, कैश एंड कैरी मार्केट, ठीक है। मुझे याद दिलाइएगा क्योंकि आपकी देखिए आपकी क्लासेस सिर्फ 15 डेज है ना, तो कोशिश करूंगा मैं कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करा दूं, लेकिन थोड़ा कोर्स भी याद दिलाना बीच में आप लोग, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल आपका 70% तो हो सकता है, ठीक है। ऑप्शंस भी होते हैं इसमें, तो ऑप्शन के हिसाब से कोई 50-50 करना चाहे तो 50-50 भी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, डिपेंड अपॉन द टीचर कैसे बनाना चाह रहे हैं वो। अभी एग्ज़ाम में कैसे बता सकता हूँ मैं, तो एक बता रहा हूँ बनाने को, तो बताता रहा हूँ। इसमें न्यूमेरिकल 80% बन सकता है, न्यूमेरिकल काफ़ी हैं आपके। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हाँ जी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। लो, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आस्ते आस्ते इसकी, है ना। मुझे वाइट बोर्ड की है ना, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा उसमें होता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर्स हैं, ये ऑप्शंस हैं। तो स्पॉट मार्केट इज फॉर इमीडिएट डिलीवरी, जनरली स्टार्ट विद द T+1 डे, ठीक है। बियॉन्ड द T+1 डे वी हैव द डेरिवेटिव मार्केट। इससे आगे जब बढ़ेंगे तो आपका डेरिवेटिव मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। तो एक हो गया आपका प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। उसके बाद और क्या हो जाएगा आपका, और क्या इसमें आ सकता है आपका, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, डेरिवेटिव मार्केट इज यूजफुल फॉर द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट, ठीक है। बाय एंड सेल, व्हाट इज द लिक्विडिटी मीन्स, कैश मार्केट, हाँ, कन्वर्टिंग एनीथिंग इनटू द कैश विदाउट लोअरिंग इट्स प्राइस। प्राइस को चेंज नहीं करना पड़ेगा, प्राइस को चेंज कर भी सकते हैं ना आप, अगर बायर मतलब एवरी टाइम बायर्स इनफ नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, तब मिलेगा आपको, अगर नहीं है कोई तो, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी के लिए यूज हो गया। रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, मैनेज द रिस्क, ट्रांसफर द रिस्क, है ना, मिनिमाइज द रिस्क जैसे बताया आपने, ठीक है, और टेक मोर एंड मोर रिस्क, रिस्क लेस प्रॉफिट बाय यूजिंग द आर्बिट्रेजर्स। तो ये मेरिट्स हो गए। अब डिमेरिट्स की बात अगर करेंगे आप,
इसमें आ सकता है, हाँ जी, इंक्रीज वोलाटिलिटी हो सकता है ये। उसके बाद इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो मार्केट में स्पेकुलेशन है ज़्यादा, अगर जो बाइंग इंफॉर्मेशन है बैड न्यूज़ की, ठीक है, लेकिन जो स्पेकुलेटर्स है उसको लगता है कि मार्केट अच्छा करेगा, उसने ज़्यादा अपोजिट में बाई करना स्टार्ट कर दिया तो वोलाटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो इंक्रीज वोलाटिलिटी इन द मार्केट, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। एंड वोलाटिलिटी इज मेजर्ड बाय, अमेरिका में कौन सा मेजर करते हैं, इंडिया में विक्स, वोलाटिलिटी इंडेक्स, इससे वोलाटिलिटी मेजर होती है, ठीक है। तो यूएस से स्टार्ट हुआ था, इंडियन विक्स भी है, इंडियन विक्स। और क्या हो सकता है, इंक्रीज बैंकरप्सी, ठीक है। कैसे होता है इंक्रीज बैंकरप्सी? अब देयर आर सो मेनी स्पेकुलेटर्स अवेलेबल, दे इनकर हेवी लॉसेस, तो ये जो लॉस होगा, कोई कंपनी भी अगर लगाएगी या कोई अगर पर्सन लगाएगा तो दे बिकम बैंकरप्ट, है ना। इंक्रीज बैंकरप्सी, फिर रिड्यूस लॉ और अकाउंटिंग या अकाउंटेबिलिटी, रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी कैसे? समटाइम्स डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग्स या डेरिवेटिव्स आर नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द अकाउंट, कुछ चीज़ें अकाउंट में नहीं ली जाती हैं, ठीक है, तो ये लॉ से भी बच के जाने की चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरिट्स और डेमेरिट्स आपके इसके हैं। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव की बात करें अगर, तो स्टार्ट विद द, ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। We can divide derivatives products as OTC as well as exchange traded. OTC means over the counter, over the counter, ठीक है। over the counter means customized, tailor made, means you can buy by using telephone, you can buy using one to one contract, ठीक है। आपसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में बात करके, तो टर्म एंड कंडीशन हमारी आपकी रहेगी, ठीक है। मीन्स देयर इज नो स्टैंडर्ड रेगुलेटिंग पार्टी बिटवीन दीज टू बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो OTC मार्केट इज नॉट स्टैंडर्डाइज मार्केट, इसमें आपके क्या आ जाएंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। स्वैप्स एंड not in India, in US option is also used for OTC and exchange traded. First one is your futures contract, and second one is your options,
ठीक है। So apart from these basic derivatives, the contracts, there are so many complex derivative are also available. कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, जैसे आपका स्वैप्शंस, फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस, these are known as complex derivatives. ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स हैं. कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव मीन्स दे हैव डिफरेंट फीचर दैन नॉर्मल डेरिवेटिव्स. हाँ, ये अलग है, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स हैं, मतलब ये भी डेरिवेटिव्स ही हैं आपके, लेकिन इनके फीचर्स अलग हैं. जनरली वी यूज दीज डेरिवेटिव्स. ठीक है, ठीक है. सो एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, ओटीसी मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या होता है आपका? अटेंडेंस लगा दिया आपने? अटेंडेंस So how you define the forward contracts? ठीक है, ओटीसी मार्केट है ना, तो डेरिवेटिव मार्केट में वी हैव स्पॉट मार्केट, स्पॉट रेट इज ऑल्सो अवेलेबल, है ना. स्पॉट मार्केट फॉर इमीडिएट डिलीवरी T+1 डे. बियॉन्ड T+1 डे वी हैव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. हाउ यू डिफाइन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स? डेरिवेटिव तो पता हो गया ना, सारे डेरिवेटिव्स हैं आपके. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ओटीसी ये पता हो गया. ओटीसी क्या होता है? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर द काउंटर? जा करके ऑर्डर देना, या किसी दो लोगों के बीच में आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है. ठीक है, तो यू कैन डिफाइन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट as buying and selling of any contract, financial or non-financial contract between two party, contract between two party या buying seller, buyer seller availability to deliver something on future dates and the price decided today. ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सिंपल क्या हो गई? contract between two party to buy and sell something, whether it is a financial contract or commodity or anything, to deliver something on future dates and the price decided today, price specified today, on या कह सकते हैं on specified price. ठीक है, सारा चीज आज डिसाइड हुआ. आज का मतलब ट्रेडिंग डे, T+0 डे, T नॉट टी डे, ट्रेडिंग डे. ठीक है, सिंपल सा डिफिनीशन हो गया इसका. ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैव द ह्यूज मार्केट. यू कैन से दैट डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल. जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंस हैं, करेंसी एक्सचेंज जो होते हैं ना, वो मेनली फॉरवर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं. हाँ, इसको ज़रा वो कर दो.
क्या है? वो तो लास्ट है। At a given return, you require low risk. You want low risk. Second क्या है? सिस्टम Okay, done. सिस्टम का साउंड होगा Okay. Started? हाँ क्या Okay. So, correct. क्या था? फर्स्ट है at a given return, you want low risk, less risk. Second है at a given risk, you want high return. Third one is high return, you want high. इसीलिए आप जनरली क्या चाहते हैं कि रिटर्न अगर जो चाहिए उस पर आपको लो रिस्क वाला चूज करते हैं, ठीक है? और अगर आपने रिस्क को फिक्स कर रखा है, बहुत सारा पोर्टफोलियो है बनाया आपने, उसमें आप हाई रिटर्न वाला यही है। तो वही चीज मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ। जनरली डेरिवेटिव्स आर स्टार्टेड विद हेजिंग टेक्निक। हेज में क्या करते हैं, अपने रिस्क को कम करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिट नहीं अर्न करते हैं, ठीक है? और जब प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो यू वांट टू क्रिएट स्पेकुलेशन, आर्बिट्राज, ये सारी चीजें हैं। तो मैंने बताया आपको आर्बिट्राज लास्ट अप टू मैक्सिमम 30 मिनट्स, and arbitrage is very important to decrease or eliminate the price discrepancy between the stocks, है ना? arbitrage क्या होता है? प्राइस पैरिटी कंडीशन को मेंटेन इक्वल टू कुछ भी होता है ना, तो फॉर्मूला इक्वल टू लिखते हैं और फॉर्मूले में मोर देन और लेस देन लिखते हैं ना, मोर देन और लेस देन को हटा करके इक्वल करता है। मोर देन होगा तो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, लेस देन होगा तो अभी करेंगे डिस्कस आर्बिट्राज कैसे करते हैं। और ईच एंड एवरी हेज का भी होगा न्यूमेरिकल, आर्बिट्राज का भी होगा और स्पेकुलेशन का भी होगा, ठीक है? तो करेंसी डेरिवेटिव फ्यूचर फॉरवर्ड मार्केट में आता है। नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट क्या होता है आपका? Definition is seen buying and selling of contract between two parties to buy and sell the commodity on financial asset at some specified price and deliver on some future date. But the difference is that future is known as standardized forward contract. Simple word लगा दिया. Standardized forward contract is a future contract. Standardized for everything is standard. क्या बोला मैंने? Price बोला, मैच्योरिटी डेट बोली आपको, सम फ्यूचर डेट, वो फ्यूचर डेट भी आपका पहले से पता होगा, वो फिक्स होगा, स्टैंडर्ड डेट होगी, ठीक है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यू कैन टेक एनी टाइम, 40 डेज, 60 डेज, 15 डेज इन फ्यूचर, ठीक है? ओनली ट्रेड अप टू द फिक्स्ड डेट डिसाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज करता है क्या करना है, ठीक है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट their buyer and seller are not known to each other. फ्यूचर में नहीं होता है, फॉरवर्ड में होता है, आप लोग भी जानते हैं। फ्यूचर में you only know your stock exchange, your mediator, your clearing house, इनको जानते हैं आप। There are so many participants in stock market. आप पे कौन कौन से हैं? क्लियरिंग हाउसेस भी हैं। What is the name of clearing house of NSE? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कौन है? NSCCL, है ना? ठीक है? और CCIL है एक आपका PSC का, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और है वो नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो आपका NSE का है, ठीक है? तो दे आर टू क्लियरिंग हाउसेस, दे यू नीड टू डिबेट अकाउंट फॉर फ्यूचर, फॉरवर्ड के लिए डिबेट अकाउंट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है? इसके अलावा फ्यूचर डिफरेंस है, देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, बिल्कुल चलेगा। Illustrated है, लिखा हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है? फ्यूचर इज स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, their maturity time is fixed,
वैल्यू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ईच कॉन्ट्रैक्ट या नंबर लॉट साइज कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, लॉट साइज। लॉट साइज और कॉन्ट्रैक्ट को लॉट साइज है। You can go for any contract, आप चाहे तो एक कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉट साइज और लॉट साइज अकॉर्डिंग टू कॉस्ट या इंडेक्स, इंडेक्स भी फाइल करते हैं हम लोग, इंडेक्स फीचर, ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट और जनरली कुछ भी हो सकता है, डिसाइडेड 20 it is 25 number in each contract on Nifty future, निफ्टी फ्यूचर का कितना है, 25 नंबर पर कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉट साइज है। 25 आपको एनी हाउ लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका एक नहीं ले सकता, यू हैव टू बाय दैट 25। तो सिंपल समझिए लॉट साइज क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इंडेक्स या नंबर जो भी नंबर है एक बार में कितना आपको बाय करना है, एक ले करना, ठीक है। तो इससे पहले कुछ साल पहले 75 था, 50 लिया गया, तो इंक्रीज द लिक्विडिटी, ये चेंज होता रहता है। ये चेंज कब हुआ है, लास्ट मई 2024 में, अभी अभी से इंडेक्स, ये इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन ऑफ निफ्टी 50, ठीक है। इंडेक्स समझते हैं ना, वही जो इंडेक्स बनाते हैं 50 स्टॉक्स का, ठीक है। तो जनरली स्पॉट मार्केट्स में इंडेक्स नहीं सेल होता है या बाय होता है, इंडेक्स को सेल नहीं कर सकते स्पॉट मार्केट में, लेकिन इसका फ्यूचर और ऑप्शन होता है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन इंडेक्स का होता है, स्पॉट मार्केट नहीं होता। तो इंडेक्स अपने में क्या है, ओनली नंबर है, वो तो दूसरे स्टॉक्स से मिलके बना हुआ है ना, तो कलेक्शन है, वो बताता है कि जितने स्टॉक्स हैं उनका कम्युलेटिव मार्केट कैपिटलाइजेशन एक इंडेक्स में आया है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका सेंसेक्स कितना चल रहा है ना, 1000 चल रहा है, तो वो इंडेक्स है ना, BSE 30 सेंसेक्स 30 का, ठीक है। तो आप कभी कभी आप देखा आपने, आप इंडेक्स को बाय नहीं कर सकते ना, फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं ऑन इंडेक्स, क्यों, डेरिवेटिव्स मार्केट ए कॉन्ट्रैक्ट whose value is depend upon some underlying asset, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, एक्चुअल में हम क्या करेंगे, फ्यूचर में इंडेक्स को बाय और सेल करेंगे, अंडरलाइंग एसेट क्या है, वो इंडेक्स है। अब रिलायंस की बात की, रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने, वो कॉन्ट्रैक्ट है कि आफ्टर 3 मंथ यू रिक्वायर सम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे रिलायंस फ्यूचर या रिलायंस ऑप्शंस है, उसमें आपका लॉट टाइप है 3 नंबर रहता है, ये 40 नंबर, 400 स्टॉक आप लेंगे तभी एक बार में कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा, इससे कम नहीं ले सकते आप, मतलब if you want to buy future contract of Reliance, सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 नंबर 2 चलती है, 1 to 5 कंपनी पता है आपको, 1 to 5 1 to 10 निफ्टी 50 की, रिलायंस है, HDFC है आपका, और TCS है, इन्फोसिस है, अदानी तो 1 to 10 में नहीं है, ठीक है। हमारे कितने मुझे और क्या होगा, 400 फ्यूचर का क्या डायरेक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंस बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे टेलर मेड मार्केट कह सकते हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट, देयर लॉट साइज फिक्स, फ्यूचर का टाइमिंग फिक्स है, टाइम क्या होता है फ्यूचर का, तो आप कह सकते हैं कम कम होता है 2 मंथ 3 मंथ, ठीक है।
के लेंगे या 2 महीने के लेंगे, 3 महीने के लेंगे, एवरी टाइम 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल। फॉरवर्ड में क्या है, 15 डेज का मिनिमम, ठीक है, ईयर मंथ, साल मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये आपका हो गया मैच्योरिटी टाइम या duration, duration of the contract, duration of the contract, ठीक है, ये फिक्स है, मैच्योरिटी डेट ये। तो फीचर्स हम मैंने फॉरवर्ड की बात कर दी। नेक्स्ट है आपका जो मैंने क्या बोला था, ऑप्शन। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड और फ्यूचर में सिमिलरिटी बता दी, दोनों की डेफिनेशन सेम है, ठीक है, बस एक आपका डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड होगा, लेकिन ऑप्शन कंप्लीटली डिफरेंट है। ऑप्शन में एक चीज है, ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं राइट टू बाय और सेल, राइट टू बाय और सेल, बाकी सब में सेम है, ठीक है। फ्यूचर में आप ये लगा सकते हैं ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन बाय और सेल, कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्लिगेशन contract in which we have obligation to buy or sell something on future date, deliver on future date and price decide today। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा right to buy or sell any future contract, sorry, any financial contract or commodity contract deliver on future date and price decided today। आज आपने प्राइस डिसाइड कर लिया, आज ही आपने फ्यूचर डेट भी डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो जनरली इंडिया की बात करें, इन इंडिया ऑप्शंस आर ओनली ट्रेडेड इन एक्सचेंज, सिर्फ एक्सचेंज पे मिलेगा आपको, ओटीसी आपके यूएस वगैरह में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वो था एक्सचेंज ट्रेडेड, ठीक है। राइट टू बाय और सेल contract, either it is future or financial contract or commodity contract, and the price decide today and deliver on future day। इसी में डिलीवरी आपकी ऐसे ही है, लेकिन ऑप्शन में और भी चीजें हैं, जैसे ये क्वार्टरली भी एक्सपायरी, एक महीने के अंदर आपको लॉस या प्रॉफिट हो जाएगा, आपको उसको इसमें आप, तो इसमें आपका फैसिलिटी क्या है, फैसिलिटी है कि आप इसको किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे आपको लगा कि रिस्क बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, तो आप क्लोजिंग टाइम तो वो एक्सपायरी डेट आपका 3 मंथ के बाद है, तो आप चाहें तो इसको ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेटिंग इज पॉसिबल इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। You transfer, you buy or sell your contract to other party by means of exchange, ठीक है। आपको आप चाहें तो किसी और को उसको आप बेच सकते हैं, आपको लगता है कि आप लॉस में जा रहे हैं, बताया था ना, टाइम पे निकाल लेना अच्छा है, ठीक है, और जिसके जो रिस्क टेकर होगा तो उसको एक्सपायरी तक लेके जाएगा, 3 महीने तक, उस टाइम तक प्रॉफिट या लॉस, तो सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है तो आपके लिए 1 लाख का लॉस कुछ भी नहीं है, आराम से रिस्क लोगे, देखा जाएगा, लगाते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है, और किसी के पास सिर्फ 10 लाख रुपए तो क्या करेगा वो, ठीक है, 1 करोड़ वाले के 10 लाख कुछ नहीं है, बात बोल रहा हूँ, ठीक है, और 10 लाख वाले के लिए 1 लाख रुपए कुछ नहीं है,
हर का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है, डिपेंड करता है बैकग्राउंड पे, ठीक है ना, बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। तो ये आप नहीं करेंगे तो आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट इंटीग्रेशन समझ में, डेफिनेशन ऑफ ऑफसेटिंग, टू क्लोज योर कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग टू समवन एल्स बिफोर द एक्सपायरी। अपना आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्लोज। ऑप्शन में क्या क्या राइट टू बाय ऑप्शन, ठीक है, आपको ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन आता है अगर आपने इसको ऑप्शन नहीं किया तो आपको एनी हाउ इसको डिलीवर करना पड़ेगा। कमोडिटी है तो उसको आपको डिलीवर करना पड़ेगा उसके घर तक, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी डिलीवरी होती है जनरली घर तक होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी ना के बराबर होती है। तो क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जनरली कैश में सेटल होता है, मतलब बिफोर एक्सपायरी लोग अपना प्रॉफिट लॉस लेके निकल लेते हैं। बिफोर एक्सपायरी यू हैव टू ऑफसेट योर कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि देयर आर एनफ और ह्यूज लिक्विडिटी अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट। लिक्विडिटी है तो सेल बाय कर लोगे आप इजीली, ठीक है। बहुत ना के बराबर डिलीवरी होती है और डिलीवरी का रूल है, डिलीवरी के लिए आपको 1 हफ्ता पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा और एक बार जब वो लिमिट खत्म हो गई तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। डिलीवरी किसकी होती है जनरली, कमोडिटी डेरिवेटिव, कमोडिटी फ्यूचर्स की, समझ गया ना। तो ये ऑब्लिगेशन है, फार्मर का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसको उसी रेट पे देना ही पड़ेगा, ठीक है, और बायर को उसी रेट पे खरीदना ही पड़ेगा। तो उससे एक रिस्क और अवेलेबल होता है आपके पास, तो हम कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी इसमें है आपके फॉरवर्ड में या ओपीसी में है, 12 में भी है, सारे ओपीसी कॉन्ट्रैक्ट। काउंटर पार्टी रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काउंटर पार्टी रिस्क मींस रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ बायर एंड सेलर, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ बायर एंड सेलर। जैसे फार्मर को पता चला ना कि उसका प्राइस जो है ऊपर चला गया, जो लॉस था उसका क्या था, नीचे ना जाए, प्राइस गोज डाउन, तो वो क्या करेगा, काउंटर पार्टी रिस्क वो कर सकता है ना, तो ये कर सकता है किसी और से बात करके सेल कर देगा। आप उसके ऊपर कहोगे कि भाई मेरा सामान नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप केस करोगे, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन रिस्क तो है ना। तो आपको अगर कोई रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे आपको मैंगो चाहिए फ्रूटी बनाने के लिए, कुछ भी स्लाइस बनाने के लिए, है ना, तो आपको वो चीज नहीं मिला तो आपकी कंपनी तो, या आपका कंस्ट्रक्शन या आपका प्रोडक्शन तो बंद हो जाएगा, तो किसी और को बेच के निकल जाएगा प्रॉफिट अर्न करके। उल्टा भी हो सकता है, जैसे प्राइस नीचे चला गया तो आप भी डिफॉल्ट कर सकते हो, आपने, है ना, आप कम से स्पॉट मार्केट में खरीद लोगे जाके, स्पॉट समझते हो ना, जहां आप तुरंत खरीद सकते हो मंडी से जाकर, ठीक है। पसंद आ गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो एलिमिनेट हो जाता है फ्यूचर का ऑप्शन में। तो फ्यूचर के राइट के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यू नीड टू पे द प्रीमियम, यहाँ पे आपको कुछ देना पड़ेगा तभी राइट मिलेगा। और राइट का मतलब क्या है, फार्मर और बायर के केस में अगर फार्मर को अगर लगता है कि मार्केट ऊपर चला गया है, उसको लॉस नहीं है, तो वो उसके पास राइट है प्रीमियम देने के बाद कि वो उस बायर को ना दे, वो कहे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ये राइट खरीदना पड़ेगा। इस राइट के लिए उसको जाना पड़ेगा ऑप्शन मार्केट में, फ्यूचर से काम नहीं चलेगा, फ्यूचर से काम नहीं चलेगा, प्रीमियम लेना पड़ेगा। मान लो 100 रुपीज को उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, हो सकता है 100 रुपीज का प्रीमियम हो, तो फिर 99 ही मिलेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में उसका रिस्क क्या था, प्राइस गोज डाउन, बिक्री हो जाता है, तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को करेगा, 99 नहीं सेल करेगा,
कितना हो जाएगा 120। फ्यूचर के केस में, फ्यूचर के केस में या फॉरवर्ड के केस में, फॉरवर्ड तो क्वार्टर माइनस कर सकता है, छोड़ के भाग सकता है, नहीं चलेगा। फ्यूचर उसको एनी हाउ करना पड़ेगा। क्यों? बीच में आपका स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट के फ्यूचर के लिए मार्जिन अकाउंट रखता है, दोनों पार्टी रखता है मार्जिन मनी, ठीक है, मार्जिन एक्स्ट्रा पैसा लगता है कि अगर नहीं करेगा वो तो वो उसको वापस कर देगा, काट लेगा पैसा, ठीक है। तो जो 20 रुपए हो जाता है तो फ्यूचर में उसको इन्हीं हम 100 पे डिफर कर देंगे, ठीक है, 100 है ना फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन अगर उसको ये लगता है कि दोनों तरफ है, अगर आपको लगता है कि अप एंड डाउन का मामला, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो क्यों ना मैं ऑप्शन 1 रुपीज दे देता हूँ, एक का लॉस होगा ना, इसका एक गया होगा, इट इज नॉट रिफंडेबल, ठीक है। अब फ्यूचर में प्राइस चला गया 120, अब उसको ऑप्शन है कि भाई मैं 100 पे नहीं दूंगा, मतलब 99 पे नहीं दूंगा, आपको नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा इस स्पॉट मार्केट में, कितने पे सेल कर दूंगा 120, 120 ये हो गया, एक्चुअल कितना था 100, ठीक है, और उसके पास 1 रुपीज का प्रीमियम दे दिया, इसका मतलब कितना 99, 120 माइनस 99, ठीक है, क्या जाएगा 100 माइनस, तो कितना हो गया 120 माइनस 101, कितने अमाउंट हो गया इसको 90 रुपीज का, अगर वो ऑप्शन चला गया। हाँ बोलिए। हाँ स्टॉक मार्केट होते हैं, कॉन्टेक्ट किया, ऑप्शन का फीचर ही यही है, जो बायर होगा वो भी एक प्रीमियम देगा कि अगर 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 ये ऊपर चला जाए, अगर ये चीज ये 120 हो गया और अगर ये चला गया देखो, अगर 100 पे क्या होता है 100 से 120 गया तो जो शेयर है उसको प्रॉफिट हुआ और चल गया, अगर 80 चला गया तो 80 चला गया तो शेयर को लॉस होगा, आ नहीं सकता ना ऑप्शन, इसको वाले भाग सकता है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो आपने किया, भाग तो सकता ही है कोई भी ना। हाँ भाग सकता है, तो तो उसको पकड़ने के लिए कोई मीडियम नहीं है आपके पास, आप उसके लिए केस करेंगे। हाँ आप भाग सकते हैं, जब इसको मान लो आपको अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो ये भाग गया और आपको प्रॉफिट हो तो आप भी भाग सकते हैं ना। भाई आपने मान लिया 100 पे कॉन्ट्रैक्ट किया ना, आपने 100 पे कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको लगा कि स्पॉट मार्केट में 80 में मिल रहा है, तो आप कहोगे मैं, आप क्या कहोगे इसको, आप इससे आप लोगे ही नहीं, आप सीधे चले जाओगे मार्केट और वहां से 80 में ले लोगे, आप भी जा सकते हो ना। तो यही बता रहा हूँ ना, फॉरवर्ड मार्केट में आपको मार्जिन जमा नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन रिस्क है बहुत बड़ा, यहाँ आप बच नहीं सकते, ठीक है, यहाँ यहाँ आपको एरिया बनाओ तो यार मार्जिन देना पड़ेगा, ये सब फ्यूचर में दोनों पार्टी को मार्जिन देना, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में सिर्फ सेलर को मार्जिन देना पड़ता है, बायर को नहीं, बायर को प्रीमियम देना होता है, तो प्रीमियम देके बायर बच गया, सेलर ने मार्जिन दे दिया है, ठीक है, तो आपको जब प्रॉफिट होगा तो आप जो है प्रॉफिट आप बहुत खरीद लोगे, इस तरह का अपोजिट देख लो, 80 हो गया अगर उसको लगता है कि मैं उससे नहीं लूं, ठीक है, तो जो बायर है उसको प्रीमियम देना है और जो सेलर है वो उसका प्रीमियम रख लेगा, वो प्रीमियम उसको रख लेगा, वो उसका वो प्रॉफिट है,
ये रिस्क है ना, जो सेलर है उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसको ये लगता है ना कि मेरे हिसाब से प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, हमेशा मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? प्रीमियम का। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। प्रीमियम नॉन रिफंडेबल है, प्रीमियम आपके पॉकेट से निकल के सेलर के पास जाएगा। बायर देगा, प्रीमियम रिफंड नहीं होगा, प्रीमियम इज नॉन रिफंडेबल। अभी तो आपको राइट मिलेगा ना, अभी तो राइट मिलेगा ना आपको।